अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वे यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। अच्छा, आज के लेसन में मैं आपके लिए C1 लेवल के एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस लेकर आई हूँ, जिनको आपने बहुत सुना होगा या बहुत पढ़ा होगा डिफरेंट जगहों पर, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि इनका मतलब क्या है, इन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल कैसे करना है। ये स्पोकन इंग्लिश में भी इस्तेमाल होते हैं, ये जो मैं एक्सप्रेशंस आज लेकर आई हूँ, और ये आपको राइटिंग में भी मिलेंगे। ठीक है, तो इनका समझना, इनका जानना इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। मैं लिस्ट जो होती है हर लेसन में, जो भी वर्ड्स ये एक्सप्रेशंस बनाती हूँ, उसमें 10 से ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, 8 या 10 के बीच में रहती हूँ। उसकी एक रीज़न है, क्योंकि आप जब एक लेसन देखते हैं तो उसमें जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं अपने माइंड में, उसको मेमोराइज कर सकते हैं, उतना ही एक 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 जो निशिस्त होती है उसमें आपको उतना ही लर्न करना चाहिए। अगर मैं आपको 50-60 एक ही वीडियो में सारे बता दूंगी तो आपको सब सब याद नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, आपको उस वक्त तो लगेगा अच्छा ये भी जान लिया, ये भी जान लिया, लेकिन आपके माइंड से सब निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 का सेट होना चाहिए या 8 का या 10 का, क्योंकि उसको याद रखना आसान है। ठीक है, तो अब इसको हम जो है वो शुरू करते हैं। और हमारे जो पहला एक्सप्रेशन वो है टू से द लीस्ट। टू से द लीस्ट आपने बहुत सुना होगा, कॉमनली यूज होने वाला है। नेटिव स्पीकर्स इस एक्सप्रेशन को बहुत यूज करते हैं। अगर आप मूवीज देखते हैं या आप कोई वो जो टॉक शोज वगैरह है इंग्लिश के, जो वो अगर आप देखते हैं तो आपने ये सुना होगा कि अक्सर वो कोई बात करने के बाद एंड पे बोलते हैं टू से द लीस्ट। टू से द लीस्ट का मतलब ये होता है टू नॉट डिस्क्राइब समथिंग इन द स्ट्रॉन्गेस्ट वे यू कुड, ऑफन इन ऑर्डर टू बी पोलाइट। देखिए, किसी चीज की कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए टू से द लीस्ट इस्तेमाल होता है। और कहने उस वक्त कहने का मतलब ये होता है, वो नेगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। उस वक्त उनके कहने का मतलब ये कि मैं इस वक्त कम से कम ये कह सकता हूँ या कम से कम ये कह सकती हूँ। मतलब जो एक्चुअल सिचुएशन है वो इससे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज की बुराई करनी है, जैसे कोई खाना आपके सामने आया है और खाना बहुत ही फजूल है, बहुत ज्यादा फजूल है, बहुत गंदा है, तो आप कहेंगे द फूड इज नॉट टेस्टी टू से द लीस्ट। मतलब कि जितना बुरा है ना, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ सिर्फ इतना कहते हुए कि ये टेस्टी नहीं है। ठीक है, वरना फूड इससे ज्यादा बुरा है। और इसके अगर आप अदर हैंड ले लें, तो अगर फूड बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा है, आपने ऐसा कभी खाया ही नहीं है, इतना जबरदस्त बना हुआ फूड है, तो तब आप उसकी तारीफ करते वक्त भी ये बोल सकते हैं द फूड इज वेरी टेस्टी टू से द लीस्ट। मतलब कि ये जो जुमला मैंने बोला ना कि खाना जो है वो बहुत ही मजेदार है, ये तो मैंने बहुत कम बोला है। मतलब खाना इससे ज्यादा मजेदार है, इसकी तारीफ के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। ठीक है, मतलब कि अगर आप पॉजिटिव में कह रहे हैं टू से द लीस्ट एंड पे बोलने के का मतलब ये होता है कि ये तो मैं बहुत कम तारीफ कर रहा हूँ, ये इससे ज्यादा तारीफ जो ना ये चीज डिजर्व करती है। और अगर आप किसी चीज की बुराई कर रहे हैं, बुराई करने के बाद एंड पे आप बोल रहे हैं टू से द लीस्ट, तो उसका मतलब ये होता है कि ये मैं बहुत कम बुराई कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो चीज है ना वो इससे कहीं ज्यादा बुरी है। ठीक है, ये मतलब होता है टू से द लीस्ट इस एक्सप्रेशन का। अब इसके जैसे जुमले हैं, द मूवी वॉज डिसअपॉइंटिंग टू से द लीस्ट। मतलब मूवी बहुत ही फजूल थी, लेकिन आपने सिर्फ डिसअपॉइंटिंग का वर्ड जो ना वो यूज करके आपने कहा कि मतलब ये कम अज कम जो है ना, मैं बोल रहा हूँ कि मूवी बहुत ही ज्यादा फजूल थी, पर मैं उसको सिर्फ डिसअपॉइंटिंग के बस मतलब मायूसी हुई, नाउमीदी हुई, मूवी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी। टू से द लीस्ट आपने एंड पे बोल के ये कह दिया है कि मूवी इससे बहुत ज्यादा खराब थी। जैसे कि आप सेकंड जुमला है, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इम्प्रेसिव टू से द लीस्ट। अब आप किसी के नॉलेज की, अब वो हिस्ट्री का हो सकता है, किसी और फील्ड का हो सकता है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज इम्प्रेसिव, मतलब कि बहुत अच्छा उसका नॉलेज है, इम्प्रेसिव है, मैं तो इम्प्रेस हो गया या हो गई। टू से द लीस्ट का मतलब ये है कि ये तो भी मैंने बहुत थोड़ी तारीफ की है, मतलब जितना उसका नॉलेज है ना, इससे ज्यादा तारीफ जो है वो डिजर्व करता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है टू से द लीस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है टू कैच समवन ऑफ गार्ड। ये आपने बहुत सुना होगा अगर आप मतलब नेटिव स्पीकर्स को सुनते हैं, शोज वगैरह देखते हैं। वैसे नॉन नेटिव्स भी इसको बहुत यूज करते हैं। टू कैच समवन ऑफ गार्ड का मतलब ये होता है टेकन बाय सरप्राइज अनएक्सपेक्टेडली। कोई चीज अगर अनएक्सपेक्टेडली हो जाए, जिसको आप उम्मीद नहीं कर रहे थे वो हो जाए, तो दैट थिंग टुक यू ऑफ गार्ड। ठीक है, कि उस चीज ने आपको कॉट यू ऑफ गार्ड, सॉरी टुक यू नहीं होगा, दैट थिंग कॉट यू ऑफ गार्ड, कि उस चीज ने आपको जो है ना एकदम से सरप्राइज कर दिया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे
रहे थे। किसी ने जैसे कि कोई बात, जैसे हमारे बड़े जो हैं कोई ऐसा फैसला कर लें जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे घर घर में, ठीक है, जैसे पेरेंट्स में से या फादर में से आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो ये फैसला कर लेंगे, और वो अगर वो फैसला कर लेते हैं तो देयर डिसीजन कॉट यू ऑफ गार्ड, कि उनका जो फैसला है उसने आपको ऑफ गार्ड लिया है, मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, और ये हो गया है तो आप सरप्राइज्ड हैं। ये तब बोला जाता है कॉट यू ऑफ गार्ड, ठीक है, या कॉट मी ऑफ गार्ड, कॉट हिम ऑफ गार्ड, ठीक है, इस तरह, या कैच मी ऑफ गार्ड, ठीक है, इस तरह करके जो है ना ये इस एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है। जैसे इसका जो सेंटेंस है, हिज इंसाइटफुल क्वेश्चन कॉट द स्पीकर ऑफ गार्ड बट शी मैनेज टू प्रोवाइड अ थॉटफुल रिस्पॉन्स। अब अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में होता है ना, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कोई ऐसा इंसाइटफुल, का मतलब ये होता है बड़ा ही इंटेलिजेंट किस्म का, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का एकदम से क्वेश्चन आपसे पूछ ले, या जैसे आप इंटरव्यूज में देख रहे हैं हो कोई सेलिब्रिटी बैठा और उससे जो इंटरव्यूअर है वो बहुत ही इंसाइटफुल किस्म का क्वेश्चन पूछ ले, और आपको लगे कि ये क्वेश्चन ना ये बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, तो दैट क्वेश्चन कॉट दैट स्पीकर ऑफ गार्ड, ठीक है, कि वो जो जो बंदा इंटरव्यू दे रहा था वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि ये क्या सवाल आ गया, ये तो मैं इसको तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। फिर आगे है कि बट शी मैनेज टू प्रोवाइड अ थॉटफुल रिस्पॉन्स, मतलब कि फिर किसी तरह से उसने एक थॉटफुल किस्म का बड़ा सोच समझ के उसने उसका जो जवाब है वो दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी, इन अ लीग ऑफ इट्स ओन, ये भी बहुत यूज होता है। इन अ लीग ऑफ इट्स ओन हम तब कहते हैं जब हमने किसी चीज के बारे में, किसी इंसान की तारीफ में या किसी चीज की तारीफ में हमने ये कहना हो कि ये अपनी मिसाल आप है। ये जो हम बोलते हैं ना अपनी मिसाल आप है, उसके लिए इंग्लिश में ये एक्सप्रेशन है इन अ लीग ऑफ इट्स ऑन, ठीक है। जैसे किसी इंसान को कहना हो कि दैट एक्टर इज इन अ लीग ऑफ इट्स हिज ऑन या हर ऑन, इसका मतलब ये है कि वो जो एक्टर है ना वो अपनी मिसाल आप है, उसके जैसा कोई एक्टर ही नहीं है, और जो उसके लेवल, उसके जो स्किल लेवल है, ठीक है। तो किसी को कहना ना कि कोई अपनी मिसाल आप है, उसके जैसा, उसका कोई मैच नहीं है, उसके जैसा कोई और है ही नहीं है, तो उसके लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं इन अ लीग ऑफ इट्स ऑन, इन अ लीग ऑफ हर ऑन, इन अ लीग ऑफ हिज ऑन, इस तरह करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका इसका सेंटेंस है, व्हेन इट कम्स टू आर्ट शी इज इन अ लीग ऑफ हर ऑन, कि जब आर्ट की बात आती है ना तो वो अपनी मिसाल आप है, मतलब कि इतनी जबरदस्त वो आर्टिस्ट है कि उसके जैसा अच्छा कोई आर्टिस्ट ही नहीं है। वो आर्ट उसका कोई, उसकी जो फील्ड है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी अपर हैंड। अपर हैंड भी आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, वी आर हैविंग एन अपर हैंड। उसको हमारे पेरेंट्स को हमेशा हमारे ऊपर एक अपर हैंड होता है। अपर हैंड का क्या मतलब होता है? अपर हैंड का मतलब ये होता है कि हैविंग एन एडवांटेज और बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और सुपीरियरिटी इन अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन के अंदर अगर किसी एक इंसान को या किसी पार्टी को एक कोई एडवांटेज है, कोई फायदा है दूसरे इंसान के ऊपर, या उसके पास एक ऐसी अथॉरिटी या कंट्रोल है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसको अपर हैंड है। मतलब कि बराबर की सिचुएशन नहीं है। जैसे घर में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको हमेशा हमारे ऊपर एक अपर हैंड होता है, मतलब हम अपने पेरेंट्स के बराबर तो नहीं हो सकते ना। हमेशा क्या होता है, अगर किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हम एक लेवल तक ही अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते, बिकॉज दे ऑलवेज हैव अपर हैंड, बिकॉज दे आर पेरेंट्स। तो एक सिचुएशन में उनको एडवांटेज है, वो एक अथॉरिटी की पोजीशन पे है, एक कंट्रोल की पोजीशन पे। इसी तरह जैसे वर्क प्लेस के ऊपर आपका जो बॉस है उसको आप पे एक अपर हैंड है। आपको अगर किसी बात पे आप डिसएग्री कर रहे हैं बॉस के साथ, तो आप एक लेवल तक ही अपने बॉस के सामने अपनी बात रख सकते हैं। एट द एंड बॉस इज ऑलवेज राइट वाली बात हो जाती है कि बॉस की ही माननी पड़ेगी, बिकॉज द बॉस हैज द अपर हैंड, ठीक है। उस सिचुएशन में उसके पास एक सुपीरियरिटी है, एक एडवांटेज है, वो ऐसी पोजीशन पे है जहां पर उसको, मतलब एक एडवांटेज है उसको, उसके पास एक कंट्रोल है, वो हमेशा आपके ऊपर एक अपर हैंड रखता है, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस इसका ये है कि negotiations were tough, but eventually our team got the upper hand and secured a favorable deal। किसी कोई डील हो रही है, वहां पर जो negotiations हो रही थी, उस डील के लिए जो बातचीत हो रही थी वो मुश्किल थी, वो टफ थी, लेकिन फिर हमारी जो टीम थी ना उसने एक एडवांटेज लिया, उसने अपर हैंड लिया। वो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी फैक्टर हो सकता है कि उसको एक जो ना फायदा सा हुआ, वो थोड़ा सा ऊपर वाली पोजीशन पे आगे, वो मतलब बेहतर पोजीशन पे आगे, और उन्होंने डील जो है ना वो अपनी फेवर में जो है वो क्रैक कर ली, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है। टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है वो यूज किया जाता है जब किसी सिचुएशन में आपने ये कहना हो ना कि उस सिचुएशन की जो संगीनी है ना, वो बहुत ज्यादा है। जो चीज नजर आ रही है ना अभी, वो तो बस बहुत थोड़ी है। देखिए, टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब ये होता है कि आइसबर्ग अगर आपने देखा हो और मूवीज वगैरह में, टाइटैनिक में जैसे अगर आपने देखा हो, तो उसमें हम आइसबर्ग के बारे में हमेशा ये बात कही जाती है कि जितना आइसबर्ग समुंदर की सतह से बाहर जो नजर ऊपर नजर आ रहा होता है ना, उससे वो मतलब बहुत गुना ज्यादा जो है ना वो नीचे होता है। मतलब ऊपर वो बहुत थोड़ा नजर आ रहा होता है। जो पानी के अंदर होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये इसी से इसको समझिए, टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब कि किसी सिचुएशन की जो संगीनी है, उसकी जो सीरियसनेस है, वो जो इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, वो तो बस अभी बहुत थोड़ी नजर आ रही है। एक्चुअल में सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा संगीन या कहीं ज्यादा जो है ना वो सीरियस है। तो वहां पर बोला जाता है कि इट्स जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, कि ये जो चीज है ना ये तो बस अभी ऊपर की जो चीज जो सामने नजर आ रही है ना, सिर्फ वही है। एक्चुअल जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा इससे मतलब कि गंभीर है, या जो भी आपने कहना हो। ठीक है, जैसे कि इसका सेंटेंस है, द फाइनेंशियल ट्रबल्स आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, द सिचुएशन इज मच वर्स। कि इस वक्त जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है किसी बिजनेस में या किसी घर में भी या किसी इंसान की लाइफ में, आप कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नजर आ रही है, कि उसको पैसों का मसला नजर आ रहा है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब कि ये तो बहुत छोटा सा मसला है। जो असल प्रॉब्लम है ना, जो असल सिचुएशन है, वो इससे कहीं ज्यादा गंभीर है या कहीं ज्यादा खराब है। ठीक। अच्छा जी, गॉट वंस बैक। गॉट वंस बैक जो है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है? गॉट वंस बैक का मतलब होता है किसी इंसान को मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना, उसके साथ खड़े होना। ठीक है, आवर पेरेंट्स आर ऑलवेज गॉट आवर बैक। ठीक है, हमारे पेरेंट्स जो है वो हमेशा हमारे साथ होते, जब भी कोई सिचुएशन खराब होती है तो वो हमेशा हमारे पीछे खड़े होते हैं। जैसे होता है किसी के पीछे खड़े होना, तो गॉट वंस बैक का मतलब ये होता है, मतलब कि उसको सपोर्ट देना, उसको डिफेंड करना किसी सिचुएशन के अंदर। जैसे कि इसका सेंटेंस ये है कि डोंट वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन, आई हैव गॉट योर बैक एंड आई वी विल वर्क ऑन इट टुगेदर। अब ये आपका कोई दोस्त कह सकता है, आपका कुलीग कह सकता है, कोई प्रेजेंटेशन है बड़ी टफ किस्म की है, तो वो कह सकते हैं आपको कि डोंट वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन के बारे में परेशान में मत हो, आई हैव गॉट योर बैक, मतलब कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे होता है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हूँ यहाँ पे, एंड वी विल वर्क ऑन इट टुगेदर, हम इस पे इकट्ठे काम करेंगे, मतलब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम इकट्ठे काम करेंगे और ये हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, वो है जी वॉकिंग ऑन एक्शेल्स। वॉकिंग ऑन एक्शेल्स भी होता है, इसको बोला जाता है बी ऑन एक्शेल्स भी बोला जाता है, दोनों तरीके से बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी सिचुएशन में इतने ज्यादा मोहतात है अपने वर्ड्स और एक्शंस को लेके कि आपको ये लगता है कि अगर आपने जरा सा भी कोई लफ्ज गलत बोल दिया उस सिचुएशन में, या जरा सा भी आपने कोई एक्शन गलत ले लिया, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके बड़े खिलाफ आने वाले हैं। ठीक है, तो यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स या यू आर बीइंग ऑन एगशेल्स। ठीक है, उस सिचुएशन में आप अल्फाज को बहुत सोच समझ के, एक एक जुमले को, एक एक लफ्ज को बहुत सोच समझ के बोले, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी है। अदरवाइज आपके जो ना आपके जो वर्ड्स हैं वो पकड़ लिए जाएंगे और वो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो जाएंगे। तो इन दैट सिचुएशन यू आर वॉकिंग ऑन एगशेल्स। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस इसका ये है कि विद माई इन लॉज आई एम ऑलवेज वर्किंग ऑन एगशेल्स। ये लड़कियों के लिए है कि जब आप अपने ससुराल में होते हैं तो अपने ससुराली जो रिश्ते होते हैं, उन उन रिश्तों में आप हमेशा यू आर वर्किंग ऑन एक्शंस, मतलब आप हमेशा इंतहाई मोहतात होते हैं कि अगर आपने ज़रा सा भी कोई जुमला बोल लिया तो आपकी सासू माँ या कोई भी और जो आपकी ननद है या कुछ भी जो भी इन लॉज हैं, रिलेशन से, वो उसका गलत मतलब निकाल लेंगे और वो आपके खिलाफ जो है ना वो सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो यू आर वर्किंग ऑन एक्शंस। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है जी आ डबल एज्ड स्वॉर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है। डबल एज स्वॉर्ड होता है कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटकम्स हैं। मतलब जिसको हम कहते हैं ना दो धारी तलवार, कि एक तरफ से भी कटेगा दूसरी तरफ से भी कटेगा। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान को ऐसा फील हो कि मतलब दोनों तरफ से जो है ना उसने कटना है। तो दैट सिचुएशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ठीक है, ये सिचुएशंस के लिए कहा जाता है कि दिस सिचुएशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड। मतलब
कि इसमें दोनों तरफ से जो है ना वो आपको नुकसान होने का जो है वो मतलब खतरा है, या आपको अगर अगर एक सिचुएशन में आपको फायदा हो रहा है ना, तो आपको नुकसान दूसरी साइड से हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन में मुझे इस चीज का फायदा हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ से इस चीज का नुकसान भी हो रहा है मुझे, तो वो एक डबल एज सॉर्ड होती है, दो धारी तलवार जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। जैसे कि सेंटेंस दैट सोशल मीडिया कैन बी ए डबल एज सॉर्ड, इट कनेक्ट्स पीपल बट इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू आइसोलेशन। देखिए सोशल मीडिया पे क्या होता है कि ठीक है जी, हम दुनिया भर से लोगों को जो है ना, हम लोगों के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट इसके साथ साथ हम अगर अपनी रियल लाइफ में देखें तो हम आइसोलेट भी हो रहे हैं। जो हमारे रियल लाइफ के जो हमारे कनेक्शंस हैं वो हमसे दूर हो रहे हैं, टू मच स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, कि उसकी वजह से जो है हम दुनिया से तो कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन जो अपने करीबी रिश्ते हैं उनसे हम दूर हो गए हैं। तो दिस सिचुएशन इज अ डबल एज सॉर्ड, कि मतलब अगर एक तरफ से आपको लग रहा है कि फायदा हो रहा है, तो दूसरी तरफ से आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है, कि आप अपने करीबी रिश्तों से दूर हो रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम गुजारते हैं, और अपने जो रियल जो रिलेशंस हैं उनके साथ इतना टाइम नहीं गुजारते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कीजिए, इनका समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका मतलब पता हो। जब कोई इंसान आपके सामने या कहीं पर किसी सिचुएशन में आपके सामने ये फ्रेजेस या ये एक्सप्रेशंस आते हैं, तो आपको मालूम हो कि इनका मतलब क्या है, किस सेंस में इस्तेमाल होता है। सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज़।